बनारस के पास एक और शहर है जौनपुर। जौनपुर का अपने आप में काफ़ी नाम है और इसी जौनपुर शहर की हद में, बल्कि जौनपुर ज़िले की हद में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है मड़ियाहू। इस मड़ियाहू पुलिस स्टेशन में रानीपुर बाईपास के पास 5 जून की सुबह को मॉर्निंग वॉक कर रहे कुछ लोगों की नज़र एक पॉलीथीन के थैले पर पड़ती है। ये पॉलीथीन का जो पैकेट है वो अप्रत्याशित रूप से बड़ा है, यानी सब्जी भाजी लाने के लिए जिस तरह पॉलीथीन के पैकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये पैकेट कहीं उससे ज़्यादा बड़ा और बिल्कुल ब्लैक। पॉलीथीन का पैकेट जो है वो काफ़ी टाइट तरीके से बंधा हुआ भी है और सड़क के किनारे ये पैकेट पड़ा है। लोगों की नज़र जब इस पर पड़ी तो लोगों ने देखा कि इस पैकेट के आसपास कुछ मक्खियाँ भी भिनभिना रही है। लोगों को देखकर शक हुआ। अब तक आपको भी शक हो गया होगा, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें किसी की लाश या लाश के टुकड़े कातिलों ने उसकी हत्या करने के बाद इसी तरह से पॉलीथीन के पैकेट में रैंडमली पैक करके सड़कों के किनारे फेंक दिए हैं। क्योंकि ऐसा करने से कातिलों को लगता है कि मरने वाली या मरने वाले की पहचान नहीं हो पाएगी और कभी भी कत्ल का ये केस नहीं खुलेगा। अलबत्ता होता ठीक इसके उल्टा है, ज़्यादातर मामले सुलझ ही जाते हैं। तो इस मामले में लोगों को पॉलीथीन के पैकेट को देखकर शक होता है और लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मड़ियाहू थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और कुछ सफाई कर्मियों की मदद से पॉलीथीन के उस पैकेट को खोला जाता है। जब उस पैकेट को पुलिस खोलती है तो पुलिस के भी कुछ देर के लिए हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। इस पैकेट के अंदर एक सिर कटी लाश पड़ी थी। लाश के कुछ और अंग भी गायब थे, लेकिन धड़ तकरीबन इंटैक्ट था और वो धड़ जो है, कटा हुआ धड़, उसे पैक करके इसी पॉलीथीन के पैकेट में कातिल ने ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने जब इस लाश को रिकवर किया तो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये लाश जो है किसी लड़की की है, किसी महिला की है, क्योंकि कपड़े और लाश की बनावट ये सब देखकर पुलिस ने आसानी से अंदाज़ा लगा लिया। हालांकि लाश किसकी है, कौन सी लड़की की है, इसकी पहचान अभी होनी बाकी थी। और चूंकि सिर ही गायब था तो ये, अगर सिर होता तो भी एक ब्लाइंड मर्डर होता, क्योंकि कोई सुराग, कोई चश्मदीद कुछ भी नहीं इनिशियली, और सिर नहीं है तो समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट ब्लाइंड मर्डर था ये। तो पुलिस को जब ये डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने उसे रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए। हालांकि देखने से ऐसा लगता था कि शायद गला काट कर या कोई और, मतलब किसी और तरीके से जान ली गई होगी। तो खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस ने ये जो सिर कटी लाश है इसकी तस्वीरें क्लिक की और उन्हें सोशल मीडिया पर फ्लोट करना शुरू किया, जौनपुर की मड़ियाहू पुलिस ने। अब जो इस मामले की जांच कर रहे थे पुलिस ऑफिसर एसपी सिटी मिस्टर आतिश कुमार सिंह, उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स पर इस लाश की तस्वीरों को डलवाया। साथ ही जो आसपास के और इलाके हैं, मतलब बनारस हुआ और इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय नगर हुआ, जिसे पहले मुगल सराय कहते थे, इन सब जगहों पर भी उस बॉडी की तस्वीरें पुलिस स्टेशंस में और वहाँ के सामाजिक संगठनों के पास भिजवाए गए, सर्कुलेट किए गए, ताकि कोई अगर हो तो इस महिला की पहचान पता चले, पहचान कर ले। और इस कोशिश का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि बनारस के रहने वाले एक शख्स ने इस महिला को पहचानने का दावा किया और कहा कि ये सिर कटी लाश उसकी बीवी की है, जिसका नाम रेशमा खान था। अब पुलिस ने उसके पति से पूछताछ शुरू की और कहा कि भाई, आपकी पत्नी घर से कब गई थी, कहाँ गई थी, क्या बोल कर गई थी, और आपकी पत्नी की किससे बातचीत होती थी। तो पति बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं था। रेशमा के 3 बच्चे हैं और उसका पति भी है, जैसा कि आपको मैंने बताया, और वो जो है वो बनारस में रहा करती थी। लेकिन बीच बीच में वो कभी अपने रिश्तेदारों के पास जाने की बात कहकर घर से जाती थी, कभी मायके जाने की बात कहकर घर से निकल जाती थी। तो अभी एक रोज़ पहले, यानी ये 5 जून की घटना है, 4 जून को वो घर से निकली थी किसी से मिलने जाने की बात कहकर। उसके पति को बस इतनी ही खबर थी और इससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मरने वाली महिला की पहचान हो गई, रेशमा खान की, तो उसके मोबाइल फ़ोन का नंबर भी पुलिस को पता चल गया। अब चूंकि तफ्तीश आगे बढ़ानी थी तो पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई, जिसे कॉल डेटा रिकॉर्ड कहते हैं। अब जब CDR निकलवाई तो मोबाइल फ़ोन पर रेशमा की आखिरी वक्त पर किससे बातचीत हो रही थी, पुलिस को ये पता चल गया। साथ ही पुलिस को उसकी लोकेशन का भी पता चला कि मौत से पहले या उसका जो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ उससे पहले उसकी लोकेशन क्या थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ने लगी। पुलिस को पता चला कि वो आखिरी वक्त पर जौनपुर में ही थी और जौनपुर में उसकी बातचीत
हेमल खाखरिया नाम के एक आदमी से हो रही थी। ये हेमल खाखरिया कौन था, अब पुलिस को इसके बारे में पता लगाना था। पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि ये हेमल जो है एक एसी मैकेनिक है, यानी एसी मैकेनिक का काम करता है और मूल रूप से गुजरात के भावनगर का रहने वाला है और रहकर जौनपुर में वो कामकाज किया करता है। ये अपने आप में एक थोड़ी उल्टी सी बात थी, क्योंकि आमतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मेहनतकश लोग हैं वो अलग अलग राज्यों में, खासकर गुजरात जो कि एक तरक्कीशुदा राज्य है, वहाँ जाकर काम करते हैं। लेकिन ये हेमल खाखरिया जो है वो गुजरात से कामकाज के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आकर रह रहा था। पुलिस को उसके बारे में ये जानकारी मिली, पता चला। अब पुलिस ने हेमल के बारे में पता करना शुरू किया। उसके मोबाइल फ़ोन की सीडीआर पुलिस ने निकलवाई, उसको भी चेक किया तो पता चला कि हेमल की और रेशमा की लगातार फ़ोन पर काफ़ी दिनों से लंबी लंबी बातें होती थी, चैट भी होती थी और ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। आखिरी वक्त पर यानी 4 जून को हेमल और रेशमा ये दोनों जौनपुर में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक साथ मौजूद थे, क्योंकि दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी एक ही टावर से एक ही जगह पर शो हो रही थी। इससे ये बात क्लियर हो गई कि हेमल और रेशमा साथ थे, लेकिन थे कहाँ पर? तो पुलिस ने जब उसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि जिस जगह पर उनकी लास्ट लोकेशन है वो बेसिकली हेमल खाखरिया का ही जौनपुर का मकान है। अब पुलिस ने जब वहाँ दबिश दी तो हेमल नहीं मिला। उसकी तलाश पुलिस ने शुरू की और किसी ठिकाने पर, किसी मुकाम पर हेमल की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने उसकी घेरेबंदी की, जौनपुर पुलिस ने, और घेरेबंदी करने पर हेमल ने पुलिस पर कथित तौर पर फायरिंग कर दी, गोली चलाई। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी कितनी तेज़ है, वो तुरंत गोली मारती है और टांगों में मारती है। और यहाँ भी उसने हेमल खाखरिया के पैरों में गोली मारी और उसे उठाकर अस्पताल ले गई। अब अस्पताल में उससे पूछताछ शुरू हुई। शुरू में उसने कत्ल की बात से इनकार किया, किसी रेशमा को जानने से भी मना कर दिया। लेकिन पुलिस ने जब उससे कहा कि भैया झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं, तुम्हारे मोबाइल की सीडीआर हमने निकलवाई है और हमारे पास रेशमा जिसकी तुमने हत्या की है उसके भी मोबाइल की सीडीआर है और ये प्रूवन फैक्ट है कि तुम रेशमा के साथ आखिरी वक्त पर थे, अब तुम बच नहीं सकते। तो हेमल ने फिर अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि हाँ, उसी ने रेशमा की हत्या की है। अब सवाल यह है कि रेशमा को वो जानता कैसे था और रेशमा के साथ उसकी ऐसी कैसी मुलाकात थी, क्योंकि रेशमा ऑलरेडी एक शादीशुदा महिला थी जिसके 3 बच्चे थे और उसने फिर रेशमा की हत्या क्यों कर दी? तो इसका जवाब हेमल ही दे सकता था। हेमल से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि रेशमा से उसकी मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी और तब से वो लगातार रेशमा के टच में है और रेशमा से उसकी बातचीत होती है। बीच बीच में रेशमा उससे मिलने बनारस से जौनपुर आती है, वो भी कभी कभी बनारस जाता है और फिर वो दोनों मिलते हैं, कहीं बाहर भी चले जाते हैं और ये सिलसिला यूं ही महीनों से चलता चला आ रहा है। पुलिस ने कहा कि अब तुम लोगों का ये जो रिलेशनशिप था वो ऑब्वियसली घर वालों को तो पता नहीं होगा। उसने कहा नहीं साहब, पता नहीं था। बोला फिर जब सब कुछ खुफिया तरीके से चल रहा था, खामोशी से चल रहा था, तो ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने रेशमा की हत्या कर दी? तो उसने बताया कि 4 जून को जब रेशमा मुझसे मिलने आई तो बहुत अच्छे मूड में आई थी और मेरा भी मूड बहुत अच्छा था। हम लोगों ने अच्छा टाइम, अच्छा वक्त गुजारा। उसके बाद रेशमा आराम करने लगी और जब वो आराम करने लगी तो मैंने उसका मोबाइल फ़ोन लिया और उसके मोबाइल फ़ोन को ऐसे ही कैजुअली मैंने एक्सप्लोर करना, चेक करना शुरू किया। और जब मैंने उसके मोबाइल फ़ोन को चेक किया, मैंने देखा तो मेरी नज़र ऐसे कई लोगों पर पड़ी जिनके साथ रेशमा फ्लर्ट कर रही थी, चैट कर रही थी। अब ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि रेशमा को मैं अपना गर्लफ्रेंड मानता हूँ, वो शादीशुदा है तो उसकी अपने पति से रिलेशनशिप है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वो किसी और आदमी से भी फ्लर्ट करे, उससे मिलने जुलने की बातें करे, उससे चैट करे, लंबी लंबी बातें करे, ये बात देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। और उसने बताया कि उस दिन उसकी रेशमा से काफ़ी लड़ाई हुई, लेकिन रेशमा ने बात को संभालने की कोशिश की और उसने गुस्सा जो है हेमल का शांत कराने की कोशिश की। और इसके बाद हेमल और रेशमा काफ़ी करीब आए और रेशमा को लगा कि अब शायद उसके ऊपर से हेमल का गुस्सा जो है वो ख़त्म हो गया है। वो निश्चिंत हो गई और वो इत्मीनान से हेमल के कमरे पर चैन की नींद सो गई। उसकी प्लानिंग थी अगली सुबह उठने की और फिर उठकर अपने घर बनारस वापस जाने की। लेकिन सच्चाई ये थी कि हेमल खाखरिया का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। वो बाहर से शांत दिख रहा था लेकिन अंदर वो बहुत गुस्से में था। उसने देखा कि रेशमा सो गई है तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की और
जब रेशमा की मौत हो गई तो फिर उसे लगा कि अब इसकी लाश ठिकाने कैसे लगाई जाए, तो फिर उसने गणासे का इस्तेमाल किया और उसी गणासे से उसने रेशमा खान की लाश के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को प्लास्टिक की पन्नी खरीद कर लाया वो, और पैकेट्स में, 2 अलग अलग पैकेट्स में उन टुकड़ों को उसने भर लिया प्लास्टिक के बैग में और उन्हें 2 अलग अलग इलाकों में फेंके। जौनपुर के रानीपुर बाईपास के पास उसने धड़ का हिस्सा फेंका और सिर और शरीर के कुछ और बाकी हिस्से रामनगर के इलाके में फेंके, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेंके, ताकि दोनों अलग अलग जगह अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो ये इस्टेब्लिश ना हो पाए कि ये लाश किसकी है, पहचान ना पता हो पाए। ये इरादा था। तो खैर उसने अपनी तरफ से कोशिश तो की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब रानीपुर बाईपास के पास मड़ियाहू पुलिस स्टेशन की हद में मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों की नज़र प्लास्टिक के पैकेट पर पड़ी और उस पैकेट से जब लाश बाहर निकली, सिरकटी लाश, तो फिर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। अब पुलिस ने बाकी कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ सीसीटीवी फुटेज भी उस पूरे रूट के स्कैन किए और कुछ सीसीटीवी फुटेज में कातिल के सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो कैप्चर हुए थे, वो भी पुलिस के हाथ लगे। तो मौका वारदात से लाश का बरामद होना, एक तरफ सिर और दूसरी तरफ धड़ का मिलना, जुर्म का इकबाल करना, जो आरोपी है उसके जुबानी, सीडीआर के जरिए दोनों की आपस में बातचीत और उनकी लोकेशन का एक ही जगह पर प्रूफ होना, ये सारी चीज़ें जो है एक कंक्रीट एविडेंस के तौर पर पुलिस के हाथ इस वक्त है और पुलिस ने, जौनपुर पुलिस ने इस मामले को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है। लेकिन ये कहानी इतनी तक नहीं है। अगर जो कातिल है खाखरिया, हेमल खाखरिया, अगर उसके बैकग्राउंड की बात करें तो हेमल खाखरिया पर डबल मर्डर का एलिगेशन पहले भी है। डबल मर्डर वो गुजरात के भावनगर में कर चुका है, ऐसा आरोप उस पर है। और जिस तरह से वो गुजरात की जगह इन दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रह रहा था, उसे देखकर पुलिस को शक है कि शायद वो जौनपुर में भी छिप कर ही रह रहा हो ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले और पुलिस और कायदे कानून से वो बचा रहे, दूर रहे। देखिए, ये दिनांक 5 जुलाई 2026 को मरियाऊ थाना के रानीपुर बाईपास के पास एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। उस बॉडी की पहचान तभी नहीं हो पाई थी और तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के अनावरण के लिए और मृतका की पहचान के लिए 3 टीमें भी गठित की गई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्काल की धारा में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से इस घटना का तत्काल 14 घंटे के अंदर ही अनावरण किया गया है। जो है उसकी पहचान रेशमा उर्फ सना निवासी वाराणसी के रूप में हुई है। जो जांच के क्रम में जो टीमें लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर इस पूरे घटना में जो सम्मिलित अभियुक्त है वो उसका नाम खखरिया करके नाम है, उर्फ बताते हैं दिलीप। उसे जो जानकारी हुई उसके बारे में, वो निवासी भावनगर गुजरात का रहने वाला है और यहाँ हाल पता इसका कस्बा मरियाऊ था। ये जलकल विभाग द्वारा जो मजदूर गुजरात से लाए जाते हैं उसी रूप में यहाँ इसने काम करना शुरू किया था। बाद में इसने रिपेयरिंग वाला काम, जो ये रिपेयरिंग का काम करते हैं एसी का, वो उस रूप में इसने कुछ महीनों से काम शुरू किया था अलग अलग घरों में जाकर। तो ये थी पूरी इन्वेस्टिगेशन की कहानी। इस इन्वेस्टिगेशन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।